तो आज हम V2 रिटेल के बिजनेस मॉडल Q1 FY25 एंड उनके कॉन कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो V2 रिटेल का जो बिजनेस मॉडल है तो उसमें जो है ना इनके रिटेल स्टोर्स है। ठीक है, तो उसमें ये लोग जो अफोर्डेबल फैशन सेगमेंट में काम करते हैं, तो उसमें उनका है मेंस, वुमेन्स, किड्स और लाइफस्टाइल ब्रांड्स है, जैसे कि अपना हैंडबैग वुमेन्स का और जो है मेन का जो है वॉलेट। ठीक है, अब इसका जो यूएसपी क्या अलग है, ठीक है, क्यों अलग है बाकी ब्रांड से, क्योंकि ये खुद के अलावा मतलब खुद के जो प्रोडक्ट्स है उसके अलावा दूसरे कौन से भी ब्रांड का जो प्रोडक्ट्स है तो वो सेल नहीं करते। ठीक है, इसलिए ये अलग है। अब इनके ना जो स्टोर्स है तो ये ओवरऑल जो स्टोर्स है तो वो रेंटेड है। ठीक है, अब ये तो उनका हो गया बिजनेस मॉडल। अब उनके जो कस्टमर बेस है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये किनको टारगेट करते हैं, तो ये नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं। मिडिल क्लास तो आप समझ गए। ठीक है, नियो मिडिल क्लास क्या होता है कि पुअर से ये फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास में आते हैं। ठीक है, तो ये इनको टारगेट करते हैं। ये इनके जो दो बेस है, तो जो मिडिल क्लास और नियो मिडिल क्लास, तो ये इनको टारगेट करते हैं। अब ये क्यों खरीदते हैं? ठीक है, क्योंकि देखो इनका जो प्रोडक्ट है तो ये अफोर्डेबल फैशन है। अफोर्डेबल फैशन मतलब क्या कि आप पकड़ लो कि लेटेस्ट ट्रेंड का ये डिजाइन लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड और जो प्रोडक्ट क्वालिटी है ये मेंटेन करेंगे, लेकिन इनका जो प्राइस पॉइंट रहता है तो ये बाकी के प्लेयर से इनको डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो ये इनका मेन यूएसपी है कि प्राइस पॉइंट से है ना, क्या देखो क्या चीज होता है, अगर है ना कोई एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा क्वालिटी और एक लेटेस्ट ट्रेंड दे रहा है ना, तो मिडिल क्लास को और जो नियो मिडिल क्लास है तो उनको वो वही चाहिए। ठीक है, तो वो ये कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। अब जो कंपनी का जियोग्राफिकल जो प्रेजेंस है तो ये अभी तक टियर 2 टियर 3 सिटीज में था। ठीक है, अब जो इनका अब मैं जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ये मिक्स बोल रहा हूं, कॉन कॉल के पॉइंट्स लेके और जो उनका जो पीपीटी था तो ये उनको कंबाइन करके मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब इन्होंने Q1 FY25 का जो कॉन कॉल था उसमें उन्होंने कहा कि ये अब टियर 1 और टियर 2 में फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो टियर 2 में क्या हो रहा है, टियर 2 में ना जो पर्सनल इनकम है तो वो बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उनका जो रिटेल ऑर्गेनाइज प्लेयर है, मतलब जो अफोर्डेबल फैशन का जो रिटेल प्लेयर्स है, मतलब जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, तो उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, तो उससे उनको ये लगता है कि टियर 2 सिटीज में है ना तो ये एक लीडिंग प्लेयर बन सकते हैं अफोर्डेबल फैशन में। ठीक है, अब टियर 1 में इनका जो अब तो टियर 1 में बहुत कंपटीशन है, तो वो उसको कैसे बीट करेंगे, तो उनका ये कहना है कि देखो जो इनका जो अफोर्डेबल प्राइजेस है, ठीक है, जो बाकी के प्लेयर्स, मतलब अब अफोर्डेबल में क्यों यूज कर रहा हूं, देखो कि एक एग्जांपल के लिए पकड़ ले XYZ कंपनी, तो उस कंपनी का जो प्राइस पॉइंट रहेगा 4000 और इस कंपनी का रहेगा 1000। ठीक है, अब ये प्लेयर आने से वो ये नहीं कर सकते कि 4000 का प्रोडक्ट 1000 या 1500 में बेच सकते, तो वो प्राइस तो कम नहीं कर सकते। इसलिए जो ऑडियंस अगर इधर शिफ्ट होती है या जो ऑडियंस क्रिएट होगी, ठीक है, तो वो इसी से लॉयल रहेगी। जो अगर वो प्रीमियम ब्रांड चाहते हैं तो वो प्रीमियम के पास जाएंगे, अगर उनको एक अफोर्डेबल प्राइस चाहिए तो वो इनके पास आएंगे। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए कुछ वो अलग से कुछ प्रीमियम ब्रांड्स कर नहीं सकते। ठीक है, और मोस्टली इंडिया में ना मिडिल क्लास पीपल ज्यादा है, तो वो इस सेगमेंट को ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इसलिए उनको लगता है कि टियर 1 और टियर 2 में इनकी अच्छा खासा ग्रोथ होगा। टियर 2 में तो ये कह रहे कि ये लीडिंग प्लेयर बनेंगे, मतलब ये ओवरऑल मैनेजमेंट का काफी अच्छा गाइडेंस था। ठीक है, अब जो कंपनी के जो अब तो हो गया, इसका बिजनेस मॉडल हो गया, उसके बाद उनका जो यूएसपी क्या था वो हो गया, उसके बाद इनका जो कस्टमर बेस है तो वो भी हो गया, और फिर जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हो गया। तो अब हम इसके जो Q1 FY25 के रिजल्ट है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टोर्स रहता है, ठीक है, रिटेल स्टोर्स रहता है, तो ओवरऑल जनरलाइज नंबर अगर आपको देखना है तो ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका एक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, तो उसका नंबर देखा जाता है। ठीक है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर देखा जाता है।
तो उसमें ये क्या होता है, देखो अब ये एग्जिस्टिंग मतलब यहां से Q1 FY25 से पिछले जो एक साल है तो उसमें जो स्टोर्स ओपन हुए उसको छोड़ के जो उनके जो पुराने स्टोर्स है, एग्जिस्टिंग स्टोर्स है, ठीक है, तो टोटल स्टोर्स कंपनी के 117 थे, ठीक है, इससे एक साल से पहले मैं बोल रहा हूं। तो उसमें जो ग्रोथ आ रहा है, जो सेल्स का जो नंबर ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो वो 37% से ग्रो हो रहा है, तो ये काफी अच्छा नंबर है, ठीक है। उसके बाद एक और मैट्रिक रहता है सेल्स पर स्क्वायर फीट। तो ये नंबर क्या रहता है, वो उस नाम से समझ जाओगे कि सेल्स मतलब जो सेल्स स्टोर्स कर रहा है, पर स्क्वायर फीट मतलब क्या कि देखो अब जो एरिया रहता है स्टोर्स में कि एक इंच वाइज एरिया रहता है, ठीक है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो एरिया है, उसमें थोड़ा बहुत मेन सेक्शन, तो कॉर्नर से लेके उसमें वुमेन्स, फिर आएगा किड्स का, तो वो पूरा सेक्शन वाइज है, तो वो पर स्क्वायर फीट है। तो उस पर स्क्वायर फीट में से उनको कितना रेवेन्यू आ रहा है, मतलब वहां से कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो मतलब एक स्टोर का जो स्पेस यूटिलाइजेशन का एक टाइप का एक नंबर बोल सकते हैं, तो वो 1059 रुपीज आ रहा है पर स्क्वायर फीट से। इससे पहले Q1 FY24 में उनका जो नंबर था वो 800 था, ठीक है, तो ये काफी बड़ा जंप है। उसके बाद जो भी नंबर 1059 है तो ये भी काफी अच्छा नंबर है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ग्रोथ। अब एक क्वेश्चन आया होगा कि सेल्स ग्रोथ से एक अंदाजा लग रहा है कि उनका सेल्स बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब वॉल्यूम नंबर से क्या पता चलता है कि यूनिट मतलब एक प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। और अब सेल्स में क्या होता है, देखो सेल्स दो नंबर से आ सकता है, एक तो यूनिट्स मतलब कि यूनिट्स बढ़ने से उनका सेल्स का ग्रोथ हो सकता है, लेकिन एक और चीज है कि सेम प्रोडक्ट लेकिन उनका प्राइस बढ़ गया तो उससे भी सेल्स नंबर बढ़ सकता है। अब देखो इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर उन्होंने 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर 150 में सेल किया तो वो सेल्स नंबर से मतलब क्या हो रहा है कि इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो सेम है, लेकिन प्राइस बढ़ाने से इनका सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट बेच रहे तो वो ज्यादा बढ़ रहे, तो उससे वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर उससे एक आइडिया लगता है कि यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है अगर आप एक कौन से भी रिटेल प्लेयर मतलब जो चेन है जिसके स्टोर्स है जो एक्सपांशन कर रहा है, तो वो ये नंबर इसलिए वहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो उसका जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर है तो ये 55% YOY पे ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो ये काफी सॉलिड नंबर है, ठीक है। वो 55 नंबर्स काफी अच्छा नंबर है, मतलब जो यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो ये ओवरऑल पिछले साल से इस क्वार्टर में तो बढ़ रहे, मतलब जनरलाइज्ड ट्रेंड में कि देखो सेम सेल स्टोर्स ग्रोथ वो बढ़ रहा है, पर स्क्वायर फीट का नंबर बढ़ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, तो ये तीन मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों अच्छे खासे पेस ऑफ ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, तो ये नंबर्स काफी अच्छे हैं। उसके बाद उनका एक नंबर रहता है जो है एक एवरेज सेलिंग प्राइस, मतलब कि इतना सेलिंग बिल, मतलब कि आप उससे तो समझ गए कि एक एवरेज बिल कितना आ रहा है, तो इनका जो एवरेज बिल आ रहा है तो वो 824 रुपीज का आ रहा है, तो ये एक डिसेंट टिकट साइज है, तो अच्छा नंबर है। अब जो मुझे ये जो इंप्रेसिव नंबर लगा ये था कि MRP नंबर, MRP सेल्स मतलब क्या, देखो अगर एक प्रोडक्ट है MRP पे कि 600, ठीक है, एक क्लोथिंग ब्रांड है 600 का, ठीक है, तो उसमें जो कंपनी डिस्काउंट लगा के 500 को बेचेगी, तो उससे क्या हो रहा है कि MRP पे कंपनी नहीं बेच रही, डिस्काउंट देके बेच रही है, तो उससे फिर वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगा, तो ये इनको आगे जाके बहुत तकलीफ देगा। तो वो ना चीज करके कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी 93% उनके जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो वो MRP पे बेच रहे, तो मतलब उससे क्या समझ में आ रहा है कि जो कंपनी प्रोडक्ट वैल्यू दे रही है, अफोर्डेबल सेगमेंट जो उसमें जो वैल्यू दे रही है कंपनी, तो कस्टमर उसको जो ओरिजिनल प्राइस है तो MRP जो कंपनी डिसाइड कर रही है तो वो पे करने के लिए तैयार है। मतलब क्या कि ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके नाम में ही है वैल्यू ऑफ वैरायटी, V2 मतलब क्या कि वैल्यू ऑफ वैरायटी इनके नाम में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मेरे को इंप्रेसिव नंबर लगा। उससे पहले हाँ ठीक है, ये नंबर हो गया। अब हम इसके क्वार्टरली नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Q1 FY25,
अब जो नंबर में जो कंपैरिजन बता रहा हूं ये Q1 FY25 वर्सेस Q1 FY24 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जो इनका जो सेल्स का ग्रोथ है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ट्रैक करना है। अब कंपनी 57% सेल्स से ग्रो कर रही है। अब यही नंबर है ना, तो हमको ये देख सकते हैं कि देखो अब जो ये नंबर है, तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है। ये बाकी के प्लेयर से अलग क्यों है? क्योंकि ये पेस ऑफ ग्रोथ हमको इंपॉर्टेंट है। बाकी का फैक्टर्स अलग है, ठीक है, लेकिन अगर पेस ऑफ ग्रोथ नहीं रहेगा ना तो तुमको मतलब हम एज ए इन्वेस्टर, हमको हमारा जो मनी इन्वेस्ट किया है तो वो पेस ऑफ ग्रोथ उसका जो हाई होना चाहिए, इसलिए हमको सेल्स ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इनका जो सेल्स का जो नंबर है तो ये 57% है। उसके बाद इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है कंपनी का, तो वो 29% है। अब कॉनकॉल में इन्होंने कहा कि ये नंबर कम है, ठीक है। अब मैं इस बुक को पहली बार ट्रैक कर रहा हूँ, इससे पहले इनके नंबर्स मैंने ट्रैक नहीं किए। तो इन्होंने कहा कि ये नंबर कम है। ये नंबर कम क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटेजी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहता है, देखो 100 रुपए का इनका प्रोडक्ट है, उसके लिए इनको 40 रुपीज लगे, ठीक है। तो माइनस 100 माइनस 40, तो वो बचा कितना 60। तो ये इनका ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब जो मेन कोर बिजनेस है उसमें से प्योरली जो प्रॉफिट है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये नंबर कम आया क्योंकि इनको जो कस्टमर को है ना तो वैल्यू प्रोवाइड करना था। वैल्यू प्रोवाइड करना था मतलब क्या कि देखो कह लेते हैं कि कपड़े का डिजाइन से लेके कपड़े का क्वालिटी, उसमें इन्होंने इंप्रूवमेंट किया होगा, तो इसकी वजह से इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो ये कम आया, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं डिस्कस करना भूल गया। देखो जो कंपनी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, अब हाँ ये अलग क्यों था। अब ये खुद के ब्रांड्स बनाते हैं, ठीक है, खुद के ब्रांड्स के अंडर सेल करते हैं, लेकिन कंपनी के जो है ना खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है। लेकिन जो कंपनी प्रोडक्शन करती है खुद के जो सेल्स में जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% है। मतलब डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके पूरा जो है ना 16% ये कंपनी खुद करती है। और जो बाकी का जो परसेंटेज 80% जो कंपनी का जो पोर्शन है तो ये प्राइवेट लेबल से आता है। अब प्राइवेट लेबल मतलब क्या कि प्राइवेट लेबल मतलब कि जो एक थर्ड पार्टी रहती है, ठीक है, वो डिजाइनिंग से लेके कपड़े का क्वालिटी, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है ये पूरा करके V2 रिटेल को देंगे और V2 रिटेल उसके अंडर ब्रांड नेम के अंदर सेल करेंगे। मतलब आप देखो कि है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर के अगर आप प्रोडक्ट देखोगे ना तो उसमें क्या रहता है, मार्केटेड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कोई तो दूसरा करता होगा, तो उसको प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। अब जो इनके जो मोस्टली जो प्रोडक्ट्स है तो ये प्राइवेट लेबल से ही आ रहे हैं और 16% कंपनी इन हाउस प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन आगे जाके ये कंपनी ने कहा कि 1-2 साल में जो है ना 100% जो है ना वो थर्ड पार्टी से आएगा। मतलब डिजाइनिंग से लेके जो कपड़े का क्वालिटी फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये पूरा का पूरा 100% कंपनी आउटसोर्स करेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट में बताना भूल गया था, तो ये एक चीज था, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने जो क्वार्टरली सेल्स के नंबर के ऊपर। तो जो कंपनी का जो सेल्स का नंबर था वो 57% YOY से ग्रो हुआ है। उसके बाद जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है वो 29% है। वो कम था क्योंकि उन्होंने क्वालिटी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि वैल्यू ऐड करने की वजह से इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर था वो कम आया। उसके बाद जो EBIT का नंबर है, EBITDA का वो जो नंबर है तो वो नंबर 56% से उन्होंने YOY पे ग्रो किया है, ठीक है। और जो पैट है तो वो 16 करोड़ था। पिछले साल इन्होंने 6 करोड़ का किया था। Q1 FY24 में इन्होंने जो प्रॉफिट का नंबर था उनका तो वो 6 करोड़ का था, ठीक है। इस बार इन्होंने 16 करोड़ का किया है। मतलब जो परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे YOY पे तो वो 167% आ रहा है, तो ये काफी अच्छा नंबर आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो कंपनी के जो नंबर्स है तो वो अच्छे थे। बस ग्रॉस प्रॉफिट का उन्होंने कहा कि जो नंबर्स थोड़ा बहुत कम आया था, ठीक है। अगर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे तो वो एक इंपॉर्टेंट देखो मेन चीज क्या था, हमको पेस ऑफ ग्रोथ कंपनी का जो मेन था तो वो मेन था। बाकी के चीज आ रहे, ठीक है, पेस ऑफ ग्रोथ भी मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम अब इनके Q1 FY25 के कॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने उसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐड किए थे, लेकिन अब मैं बस कॉन की प्योरली बारे में डिस्कस करता हूं। तो उस कॉन में उन्होंने कहा कि जो अब तक टोटल इनके Q1 FY25 में इन्होंने 10 स्टोर्स खोले। उसके बाद इन्होंने जो टोटल इनका स्टोर काउंट है वो 127 है, ठीक है।
अब उन्होंने कहा कि जो FY25 फिस्कल FY25 में तो ये 40 to 50 स्टोर्स खोलेंगे, उसमें से 10 स्टोर्स तो इन्होंने अभी खोले तो बच्चे मतलब 40। तो जो पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टोर एक्सपांशन है, देखो इनका सेल्स का नंबर कैसे ग्रो होगा अगर ये स्टोर एक्सपांशन करेंगे, ठीक है। अगर सेम स्टोर ग्रोथ पकड़ के बैठेंगे तो इनका इतना ग्रो नहीं होगा नंबर्स, ठीक है। तो जो पेस ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो वो इतना ग्रो नहीं होगा, वैसे तो मतलब ग्रो करेगी लेकिन इतना नहीं करेंगे। अगर स्टोर एक्सपांशन हो रहा है मतलब क्या कि इनका जो पेस ऑफ ग्रोथ है ये मेंटेन कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो अब बचे 40 स्टोर्स। अब आगे जाके हम ट्रैक करेंगे कि 40 स्टोर्स कितने स्टोर्स खुलते हैं कितने नहीं, ये हमें चीज देखना है, बस गाइडेंस पे नहीं जाना, तो हमें वो ट्रैक भी करना है, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने टीयर 2 और टीयर 1 का जो कहा था कि जो टीयर 2 में इनकम बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो रिटेल प्लेयर्स है, अपना जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है अपना जो अफोर्डेबल फैशन में, तो उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो वो एक चीज हो रहा है। और जो टीयर 1 में उन्होंने कहा कि अफोर्डेबल प्राइसेस, उनका जो अफोर्डेबल प्राइसेस है तो उससे वो कंपटीशन को बीट करेंगे, ठीक है। ओवरऑल कंपनी पैन इंडिया में प्रेजेंस है, ठीक है। लेकिन एक और चीज था, तो कंपनी ने कहा कि वो अनटैप मार्केट में जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो अनटैप मार्केट मतलब क्या कि उससे क्या होता है, देखो पहले तो ये कंपनी का रेंट कम रहता है क्योंकि वो मिडिल क्लास एरिया में टारगेट करते हैं, और अगर वो मिडिल क्लास एरिया में टारगेट कर रहे हैं तो वो वहां पे प्रीमियम शॉप्स कम होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो प्रीमियम शॉप्स मतलब क्या कि वो स्टैंडर्ड जगह पे रहेंगे, जैसे कि मॉल, हाई स्ट्रीट, अगर पुणे में आप पुणे से हो तो वो हाई स्ट्रीट मॉल पे खोलेंगे, ठीक है। तो उससे वो जो डिफरेंस रहेगा कि वो जो अगर पकड़ लेते जारा वो वहां पे खोलेगा, लेकिन पकड़ लेते कि जो पिंपरी चिंचवड़ है पुणे में, तो उसमें ये लोग ज्यादा फोकस करेंगे, और जारा कहां पे फोकस करेगा, पुणे सेक्टर में। तो ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि ये अनटैप मार्केट में खोलेंगे। उससे इनको क्या बेनिफिट मिलता है, रेंट में, फिर उनको लॉयल्टी मिलता है कस्टमर से, और उनके पास एक रहता है कि एक ऑप्शंस नहीं है उनके पास। तो उससे क्या होता है कि मतलब देखो अगर ऑर्गेनाइज प्लेयर ज्यादा नहीं है तो ये रहेंगे, तो मतलब कस्टमर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये यहां से ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड दे रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं, और आगे मतलब अब देखो इनका प्रोडक्ट वेरिएशन मैंने तो बता दिया कि मेन, वुमेन और फिर किड्स है। अगर देखो हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, उसमें 6 दिन जाएगा। अगर स्टोर रहेगा तो जाके स्टोर में चेंज करके देखेंगे, प्राइस भी देखेंगे कैसा लग रहा है, वो देख के वो ज्यादा उसका जो डिमांड रहेगा तो वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, अगर प्रिफर करेंगे तो ऑनलाइन से। और एक और चीज था इनके कॉन कॉल में कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं जा रहे, ऑनलाइन प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल कर रहे, तो उसमें एक क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने कि अगर वो ऑनलाइन सेल करने जाएंगे, देखो उसमें क्या आता है कि लॉजिस्टिक, जो जाने का लॉजिस्टिक, और अगर आप देखो अब हम क्या करेंगे, यूज करके वापस भेज भी सकते कस्टमर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो रिटर्न का जो खर्चा रहता है और जो जाने का खर्चा है, तो इनका जो प्रोडक्ट है अफोर्डेबल फैशन इसलिए है क्योंकि इनका जो प्राइस है तो वो कम है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो उसमें ज्यादा खर्चा होगा और उनको ओवरऑल जो रिटर्न्स है तो वो नेगेटिव में चले जाएंगे, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि उसमें ज्यादा वो फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था कि इसको जूडियो से कंपेयर कर रहे थे लोग, ठीक है, ओवरऑल। तो उसमें उन कंपनी ने कहा कि जूडियो के जो प्रोडक्ट्स है तो मतलब इनका प्रोडक्ट रहेगा 1000 रुपीज का और जूडियो का प्रोडक्ट रहेगा 4000 रुपीज का। सेम प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत क्वालिटी का डिफरेंस, स्टाइल का डिफरेंस, लेकिन उसमें इतना डिफरेंस है। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि जो जूडियो से कंपैरिजन है, जो अगर प्राइस से इनके 80% हायर है तो इनका डायरेक्ट कंपैरिजन जूडियो से हो नहीं सकता। हाँ, बचा इनका खुद का भी जो ये मार्केट है, तो उसमें ये कह रही है कंपनी कि ये कंपनी अगर कंपटीशन को बीट करना चाहती है तो इसलिए कंपनी EBIT नंबर्स, उसके बाद ROC और ROE के नंबर पे फोकस करेगी। अब एक मैनेजमेंट ने ना विशाल करके एक एंटरप्राइजेस था इससे पहले, तो उसमें उन्होंने काम किया था, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, तो उसमें इन्होंने कहा था कि इससे पहले उन्होंने क्या किया था कि पेस ऑफ ग्रोथ पे मेंटेन किया था, मतलब जो 57 है
तो वो 57, 58, 60, 70 ये इस पे फोकस कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि उनका ग्रॉस प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके बाद जो EBIT नंबर है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब ये दो चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गए मतलब क्या कि ऑपरेटिंग लेवरेज चला गया, फिर मार्जिन खत्म हो गए, और तो उससे क्या हुआ, पैट, इनका जो पैट का नंबर था तो वो बहुत बुरे तरीके से उनको इफेक्ट हुआ। तो उससे वो जो विशाल करके कंपनी थी तो उन्होंने बेच दी। तो इससे उन्होंने लर्निंग क्या लिया, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था कि आप बस पेस ऑफ ग्रोथ पे क्यों फोकस नहीं कर रहे। तब उन्होंने कहा कि इनको पहले एक एक्सपीरियंस मिल गया था, तो इसलिए उन्होंने एक नंबर भी प्रेजेंट किया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो इनका जो EBIT का जो नंबर है और जो स्टोर्स ओवरऑल जो जनरल स्टोर्स है तो वो पॉजिटिव नंबर्स में, ठीक है। मतलब क्या कि देखो ओवरऑल एक स्टोर्स है उसमें प्रोडक्ट आ रहा है, उसके बाद जो सेल हो रहा है मतलब जो एक्सपेंसेस माइनस पूरे हो रहे हैं, तो उसमें कौन सा स्टोर नेगेटिव नहीं है। YOY पे अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनका जो 127 स्टोर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि न्यू स्टोर्स का था कि नहीं, लेकिन उन्होंने ओवरऑल जनरलाइज कहा कि जो भी स्टोर्स है तो वो नेगेटिव, EBITDA नंबर्स नेगेटिव नहीं है। मतलब कि सब जाने के बाद पूरा मतलब प्रोडक्ट बेचने के बाद और पूरा सैलरीज वगैरह देने के बाद कौन सा भी स्टोर नेगेटिव नहीं है, तो ये काफी अच्छा नंबर है, ठीक है। और वो ROC और ROE के नंबर पे फोकस करेंगे। और आगे जाके उन्होंने कहा कि जो वो ROE का जो नंबर है वो 20 to 22% का नंबर मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये काफी अच्छा नंबर है। तो ओवरऑल तो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है तो वो एक चीज है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाँ अब इनका जो एक पीक सीजन है, मतलब क्या कि साइक्लिक बिजनेस है, तो उसमें उन्होंने कहा कि Q1 में इनका जो नंबर्स अच्छा आया था क्योंकि उसका वेडिंग्स। अब देखो अगर आप इथॉस से कंपेयर करोगे तो इथॉस या ज्वेलरी, तो उसमें क्या हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनका सेल्स का नंबर कम आया था। स्काई गोल्ड का अगर नंबर आप देखोगे तो उसमें जो समर इफेक्ट था तो उसकी वजह से और इलेक्शंस की वजह से इनको इफेक्ट हुआ था। लेकिन वेडिंग्स कम थे उनको लगा। लेकिन सेम इसमें क्या हो रहा था कि वेडिंग्स की वजह से इनका जो उन्होंने कहा कि Q1 का जो नंबर इतना स्ट्रांग आया था वेडिंग्स की वजह से नंबर्स इतना अच्छा आया था। अब जो Q2 में उन्होंने कहा कि Q2 में मॉनसून्स की वजह से तो उसका नंबर कम आ सकता है, ठीक है। लेकिन इनका जो बेस्ट सीजन रहता है तो ये कह रहे हैं कि फेस्टिवल्स जो है Q3 उसमें जो आता है अपना दिवाली। तो ओवरऑल ये कंपनी कह रही है कि जो दिवाली का सीजन आएगा तो उसमें जो ये कंपनी का जो कह रही है ओवरऑल जो सेल्स पेस ऑफ ग्रोथ ये ट्रेंड मेंटेन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल अगर सेगमेंट देखेंगे तो ट्रेंड देखेंगे तो ये कंपनी कह रही है। फिर उसको बाद ये कह रही है कि कंपनी 30 to 40% जो रेवेन्यू ग्रोथ है तो ओवरऑल वो आएगा, मतलब सेल्स का जो नंबर वो कह रही है कंपनी 30 to 40% में आएगा, ठीक है। अब ये हमको ये चीज़ देखना है कि अगर ये पेस ऑफ ग्रोथ अगर कंपनी मेंटेन करती है या ग्रो करती है तो ये हमें चीज़ देखना है, ठीक है। ओवरऑल ये नंबर हमको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि EBIT नंबर, EBIT और पैट मार्जिन्स के गाइडेंस दिए कंपनी ने। तो कंपनी ने कहा है कि जो EBIT का जो मार्जिन्स का जो नंबर है वो 7 to 8% रहेगा और पैट मार्जिन्स कंपनी कह रही है 4 to 4.5 में मेंटेन करेगी। अब देखो क्या हो रहा है ना कि कंपनी कह रही है ये नंबर्स कम है, ठीक है, लेकिन वो ओवर डिलीवर कर रही है। मतलब चीज देखो आप, अगर एक कह रही है कि 30% से ग्रो करेगी लेकिन ग्रो कर रही है 57% से, मतलब कह रही है कम और डिलीवरी ज्यादा कर रही है। मतलब हम इस स्टॉक को ऐसे मतलब आप ये चीज देखो, अगर ये मैनेजमेंट कह रहा है एक और ओवर परफॉर्म कर रहा है तो हम इसको रिवॉर्ड करना चाहिए। मतलब देखो आप अगर डिफरेंस देखोगे ना इस सेक्टर में 4 लिस्ट है आपके पास और आप इधर देख रहे हो कि जो पेस ऑफ ग्रोथ बाकी के प्लेयर से ज्यादा है और ये कंपनी गाइडेंस कम दे रही है और आउट परफॉर्म कर रही है, तो हमको इस चीज को रिवॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था मुझे कहना था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो 4 कंपनीज है तो उसमें से आप एक कंपनी का एक अगर अलग से फैक्टर देख रहे हो तो वो ये देख सकते हो कि पेस ऑफ ग्रोथ भी अच्छा है कंपनी का और कंपनी कह रही है कम लेकिन डिलीवर ज्यादा कर रही है, तो उसको आप रिवॉर्ड करो, ठीक है। और कट किसको करो कि कह रही है 30% से ग्रो करेंगी लेकिन ग्रो कर रही है 20%, तो उसको कट करो। तो ये ओवरऑल एक पॉइंट आप इंपॉर्टेंट रखो, ठीक है। और ये मैं पेस ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा हूं, तो वो चीज था। उसके बाद जो कंपनी का था कि हाँ, उसके बाद फेस्टिवल्स का मैंने कहा, हाँ
अब जो था कि केपेक्स में ये कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि 40 to 50 स्टोर्स, तो उसमें ये एक क्वेश्चन था कि उसका जो रिटर्न्स है तो वो कब आएगा उसका, तो उन्होंने कहा 3 साल, मतलब क्या कि इन्होंने अभी इन्वेस्ट किया है तो 3 साल बाद इनको जो एक्चुअल प्रॉफिट्स है तो वो ओवरऑल दिखना चालू होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 80% जो प्रोडक्शन प्राइवेट लेवल से आ रहा है तो वो 100% हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स या 1-2 साल में, ठीक है। मतलब जो पूरा डिजाइनिंग से लेके अपना जो प्रोडक्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा आउटसोर्स होगा और ये बस उनके स्टोर्स में खोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका पी हाई, अब पी हाई क्यों है, क्योंकि लोग उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पेस ऑफ ग्रोथ 57% है। अगर ये मेंटेन करते हैं तो ये वैल्यू प्रीमियम हाई वैल्यू पे रहेगा। जैसे इनका जो पेस ऑफ ग्रोथ कम होगा तो उससे इसका पी का वैल्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन पे इतना ध्यान मत दो, बस पेस ऑफ ग्रोथ पे ध्यान दो। अब ये ग्रोइंग इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब ये ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये 4,500-5 हजार करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो ये पेस ऑफ ग्रोथ भी मेंटेन कर सकता है। स्टोर एक्सपांशन हो रहा है, सेम स्टोर ग्रोथ का नंबर अच्छा आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ नंबर अच्छा आ रहा है, उसके बाद आगे का गाइडेंस भी कंपनी अच्छे से दे रही है। हाँ ठीक है, मार्जिन तो कम बोल रही है, अभी देखेंगे ये कैसे हो रहा है उनके मार्जिन के नंबर। उसके बाद जो है उनका फेस्टिवल सीजन में कह रही है कि कंपनी जो ट्रेंड अभी तक जो था तो वो मेंटेन करेंगी। तो ओवरऑल अगर आप उसका नंबर अगर देखोगे ना तो ये काफी सॉलिड नंबर है अगर रिटेल प्लेयर्स को अगर देखेंगे, ठीक है। तो हम आगे इसको अभी Q2 का नंबर भी आया है इसका, तो वो देखेंगे। तो ओवरऑल जो कॉन कॉल और रिजल्ट का जो एनालिसिस था, तो ओवरऑल ये कंपनी अच्छा पेस ऑफ ग्रोथ पे ग्रो कर रही है। तो हम आगे इसको ट्रैक करेंगे, अभी Q2 का नंबर्स भी आया है तो वो देखेंगे क्या कैसे आ रहा है। तो ओवरऑल तो आपको अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट डाउन कीजिए। थैंक यू।